हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे क्लास में। कैसे हैं भाई। तो आर की जो बैच है ना वो स्टार्ट हो चुकी है और आपको ये जो है वैदिक काल का जो है यह लास्ट जो है यह लेक्चर है। इसके बाद हमारा वैदिक काल भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे सीधा महाजनपद पर। उसके बाद से हम लोग आएंगे सीधा किस पर, फिर से वो मगध जो है, फिर अशोक पर हम लोग आएंगे। और इसी के बीच में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म और बाकी जो धर्म है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करिएगा, आपसे नम्र निवेदन है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है। और ये जो पूरी बैच है कंप्लीट कराई जाएगी। और आज से जो है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपने पूरे लाइफ टाइम अंतिम सांसों तक मैं इस चैनल पर बना रहूँगा। ठीक है। और आपको जो है शिक्षा जो है आपको जो है कदम से कदम मिलाकर चलने की जो प्रेरणा भी देता रहूँगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है। मेरा नाम मनीष कुमार है और हमारी पूरी टीम बनारस में रहती है। ठीक है। आप प्लीज़ इसको जो है सपोर्ट करिए। ठीक है। सपोर्ट करेंगे तो हमारी टीम जो है बहुत अच्छे से और भी काम कर पाएगी। हो सकता है कि डिजिटल बोर्ड्स के द्वारा पढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तो फिर देख ही सकते हैं कि अभी डिजिटल बोर्ड नहीं, अभी अपना बोर्ड चल रहा है। सो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है वैदिक काल का जो है लास्ट लेक्चर देखेंगे। मैं बता दूं कि ये जो बैच है यूपी पीसीएस की है। इसमें आरओ पढ़ाया जाएगा, प्री प्लस मेंस। एक बार मैं बता दूं, प्री प्लस मेंस दोनों की जो है इसमें तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। सारा सिलेबस कवर होगा। ठीक है ना। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ का मैं नोटिस आपको दे सकता हूँ कि जिसमें इसमें मैथ जो है शायद आपको देरी से मिले या हो सकता है कि ना भी मिले। मैथ की जो है मैं गारंटी अभी नहीं लेता। बाकी जीएस की जो क्लास है ना आपको सारी मिलेंगी। इसमें एनसीईआरटी की जल्दी क्लास आने वाली है। अभी तो हिस्ट्री क्लास चल रहा है, आपको फिर अभी पॉलिटी की क्लास मिलेगा, तो आप उसे भी देखिएगा, समझिएगा और विचार करिएगा। तो ये जो बता दूं कि जो भी अगर आप कोई यूपी में कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी में और भी जो भी एग्ज़ाम है ना यूपी में जैसे कि तो आप उसको भी देखिएगा, समझिएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग आज चलते हैं सीधे अपने क्लास पर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आश्रम व्यवस्था। ठीक है। ये जो यूपी का एग्जाम है ना यूपी का, ठीक है, इसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट्स है। अगर आपको लग रहा हो कि ये सब बहुत डीपली में जा रहे हैं और बहुत ये कुछ ज़रूरी की बातें नहीं, तो आप गलत फहमी में हैं। आप मेंस का सिलेबस देखिए, आप एक बार सिलेबस देख कर आइए। इस चैनल पर भी मैंने अपलोड कर दिया है, शायद नहीं होगा तो मैं शायद देखूँगा, नहीं तो मैं इसको कर दूंगा पूरा मेंस का जो भी है, और आप उसको देखिएगा, समझिएगा। ठीक है ना। तो यूपी में दिया भी है कि जो है भारत की जो है प्राचीन भी जो भी सभ्यता है वो भी चीज़ों से क्वेश्चन उठाता है, और ये सब तो ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है। मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए इसमें से फैक्ट पूछेंगे। तो आश्रम व्यवस्था हम लोग देखेंगे। इसका प्रारंभ जो है ना उत्तर वैदिक काल में हुआ, लेकिन इस समय केवल 3 आश्रम व्यवस्था प्रचलित थे। जो आश्रम व्यवस्था को मतलब स्टार्ट कब से हुआ, ऋग्वैदिक काल में नहीं था। एक बात याद रखेंगे। तो इसका प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ, ऋग्वैदिक काल में इसका जो है प्रचलन नहीं था। इसमें अब आश्रम व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था कितने होती हैं, तो पहला जो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। इनका जो है पहली बार इसका पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में इसका जो है पहली बार जानकारी मिलती है। 4 आश्रमों का जो है उल्लेख हुआ है। 4 आश्रम कब आए हैं, तो 4 आश्रम जो है पहली बार जवालोक उपनिषद में आया है। उपनिषद में आया है लेकिन जवालोक में, ठीक है, जवालोक में आया है। जवालोक उपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इन 4 आश्रमों को मैं समझा देता हूँ। आप जो इंडियन सोसाइटी की क्लास करेंगे या हिस्ट्री ऑप्शन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छा, हिस्ट्री ऑप्शन क्लास अब देखिएगा ना कितना डेंजर दिया है, जो बदल दिया है ना, पेपर 5 और पेपर जो 6 है आप उसे देखिएगा। सब इतना डीपली में पूछा हुआ है कि आप इससे बच नहीं सकते, आपको ये याद रखना ही होगा। ठीक है। तो 4 आश्रमों का पहली बार उल्लेख जो है जवालोक उपनिषद में मिला है। अब इसमें देखेंगे पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है। ठीक है, इसे ब्रह्मचारी आश्रम भी कह सकते हैं। दूसरा गृहस्थ आश्रम है, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है, और चौथा संन्यास को रखा गया है, इसमें ये ऐड किया गया है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है ना, इसमें जो है भावी जीवन की तैयारी जो है
एवं पाठन एवं पठन एवं धर्म की शिक्षा जो है इसमें ग्रहण करते हैं। ब्रह्मचर्य में क्या होता है, लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं, फिर और इसमें कुछ लोग शिक्षा भी देते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें ब्रह्मचर्य में होता है। ये इसकी एज कितनी होती है, तो 0 से लेकर 25 ईयर तक। दूसरा गृहस्थ आश्रम है। जैसे ही ये ब्रह्मचर्य जो आश्रम खत्म होता है तो गृहस्थ आश्रम में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। गृहस्थ आश्रम एवं गृहस्थ आश्रम जो है इसका अर्थ जो है ये जो किस चीज़ के लिए है, अर्थ एवं काम पूर्ति के लिए, मतलब ये धन कमाने के लिए है और शादी ब्याह करने के लिए है, समझ रहे हैं। तो इसमें विवाह संस्कार जो है इसी में संपन्न होता है, किसमें, गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम जरूरी है। इसका एज आप याद रखेंगे 25 से 25 ईयर। इसमें 50 ईयर तक ना पति पत्नी साथ रहेंगे, इससे अलग नहीं होंगे। वानप्रस्थ आश्रम आएगा, इसमें क्या होगा ये जो क्या है ना कि जैसे कि वानप्रस्थ जैसे कि 50 साल होता है तो इसमें पति और पत्नी दोनों ही घर छोड़ देते हैं साथ में, ठीक है, और 50 से 75 साल तक साथ में रहते हैं। उसके बाद क्या है कि अगला है संन्यास। इसमें क्या होता है ना कि मोक्ष हेतु इसमें जीवन जिया जाता है और यह जीवन जो है एकाकी जीवन होता है। अगर आप 75 वर्ष से अधिक जी जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको जो है आप यानी मेल या फीमेल दोनों को अलग होना पड़ेगा और अलग होकर जो है अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एज कितना है, तो इसका एज जो है 75 से 100 साल है, 25 नहीं होगा, 75 से कितना है 100, ठीक है ना। आप इस बात को याद रखेंगे। पुरुषार्थ देखेंगे, पुरुषार्थ कितने होते हैं, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 पुरुषार्थ है, धर्म है, अर्थ है, अर्थ में मतलब धन हो गया, काम मतलब शादी भी आप समझ सकते हैं, जैसे कामुच्छा जो जिसे कहते हैं अपनी कामों की इच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। मोक्ष यानी मोक्ष प्राप्ति, ये भी चीज़ें मैंने आपको पिछले में समझाया है। ऋणी क्या है, ऋणी आपको 3 जो है ऋणी आपको देखने को मिलते हैं। एक तो देव ऋणी होता है, जैसे कि तो देव ऋणी क्या है, आप जो है देवों की ऋणी, मतलब आप जो है देवी देवताओं के द्वारा ही आप इस धरती पर आ पाए हैं, तो आप उनको भी ऋणी होना चाहिए। दूसरा है पितृ ऋणी, जिसने आपको जन्म दिया है ना, जिससे आपका जन्म हुआ है, उस पिता के प्रति भी आपको ऋणी रहना पड़ेगा। ये चीज़ें इसमें दिखाया गया है। तीसरा है ऋषि ऋण, यानी जो आपको जो है आपके जो टीचर हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो उनकी भी आपको ऋणी होना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है अपना क्या कर रहे हैं कि आपको जो है कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके भी ऋणी होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर विवाहों के प्रकार। भारतीय धर्मशास्त्र में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो विवाह जो है 8 प्रकार के जो इसमें उल्लेख किया गया है। निम्न 4 विवाह जो है ना वो समाज में क्या है, मान्य है, ठीक है, तो समाज मानता है, लेकिन आगे जो 4 जो आपको देखने को मिलेगा वो जो समाज उसे नहीं मानता है। ये आज भी हमारे समाज में होती है शादियाँ ब्याह हैं, आप ऐसे मत समझिएगा सिर्फ पहले ही होता है, आज भी होता है, पर थोड़ा ढंग बदल गया है। पहला होता था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को जो है आश्रम व्यवस्था में सबसे उत्तम व्यवस्था मानते हैं, ठीक है ना, सबसे उत्तम विवाह मानते हैं ब्रह्म विवाह को। इसमें क्या करता है, पिता जो है वर को चुनता है, पहले चुनता था, आज भी चुनते हैं। क्या करते हैं, जैसे किसी लड़के के लिए लड़के को ढूंढना कौन करता है, घर वाले तो करते हैं, पिता, उसके पिता क्या करते हैं, वर को ढूंढते हैं, यानी उसके लड़के के हस्बैंड को तो ढूंढा जाता है, तो फिर उसको जो है उस बेटी की अपनी शादी करा देते हैं। फिर इसको जो है बहुत मान्यता दी गई है, ठीक है, लेकिन ये सब ऋग्वैदिक काल में नहीं था, ठीक है ना। ये सब लड़कियों पर एक तरह से थोपना भी कर सकते हैं, या इसको आप एक व्यवस्था भी कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आप जिसकी जितनी क्या राय है आप हमें बताइएगा। दूसरा होता था दैव विवाह, ठीक है। पिता क्या करता था ना, इसमें एक यज्ञ करवाता था, और इस यज्ञ में जो सफल हो जाता था, जो ऋषि जो है संपन्न कर देता था, उसके साथ अपनी पुत्री के जो है विवाह कर देता था। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। पिता क्या करता था ना, पिता वर से 2 जोड़ी बैल लेकर अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। पिता विवाह कब करेगा, तो पिता जो है जब वर से 2 जोड़ी बैल ले लेगा तो अपनी बेटी का विवाह वहाँ से कर देगा। चौथा है प्रजापति विवाह। इसमें क्या होता है कि इसमें पिता जो है अपनी पुत्री का हाथ जो है अपने वर के हाथ में देता है। आज भी ये सब प्रचलन में है, आप इसे अपने जो है अपने आसपास आप इसे देखिएगा। निम्न जो 4 विवाह है ना वो समाज में मान्य नहीं थे, और ये सबसे डरावने विवाह भी थे, ठीक है। ये तो हम भी मानते हैं ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। पहला क्या है कि एक असुर विवाह है, ठीक है। इसमें क्या होता है,
पिता कन्या का मूल्य लेकर विवाह करता है, ठीक है, पिता कन्या का मूल्य लेकर विवाह करता है। इसमें क्या है ना, मैं भी इससे क्यों दूर भागता हूँ, क्योंकि इसमें शोषण होते हैं, और जहाँ शोषण होगा महिलाओं का वहाँ से मैं पहले कट लूँगा, ये मेरी पहला वसूल है। लेकिन हम लोग यहाँ पर निष्पक्ष होकर पढ़ना है, एग्जाम में हम लोग को ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ हमको वैसे लिखना है, जैसे जैसे दिया है आपको वैसे लिखना है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखेंगे तो नंबर फिर आपको 0 मिलेंगे, वो फिर आपको नहीं चाहिए। पहला जो है असुर विवाह है। असुर विवाह में क्या होता है कि पिता जो है अपने बेटी का मूल्य ले लेता है और उस सामने वाले से विवाह करा देता है। आज भी आप देखेंगे ना राजस्थान में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इसमें क्या होगा कि भाई शोषण है ना लड़कियों का, लड़कियां कम एज की हैं, उनका मन नहीं है शादी करने का, अब उसे अब ज़बरदस्ती शादी करा देंगे तो उसकी भी तो मन का जो है हनन है ना, तो आज भी होता है। इसे आप जो है आपको सोचना पड़ेगा, आज भी हरियाणा और राजस्थान में ऐसा होता है, ठीक है, मूल्य लेकर विवाह कर देना, एक तरह से लड़की बेचना, समझ रहे हैं। लेकिन पहले यह धर्म था। और दूसरा क्या है, गंधर्व विवाह, जिसे लव मैरिज कहते हैं, सभी लोग परिचित होंगे इससे, मैं इसका विरोध करता ही नहीं करता, ठीक है। गंधर्व विवाह इसका मैंने पहले समाज में उत्तर वैदिक काल में जो है इसका विरोध होता था, इसको अच्छे लोग नहीं मानते थे, आज भी लोग नहीं मानते। तीसरा क्या है, राक्षस विवाह। इसमें क्या होता था ना राक्षस विवाह में, ये समझ लीजिए कि आज के मतलब एकदम छल कपट से परे, इसमें क्या होता था कि जो छल कपट के द्वारा जो है स्त्री के शरीर पर नियंत्रण कर लेना जो है राक्षस विवाह का दर्जा दिया गया था। चौथा था पिशाच विवाह। इसमें क्या होता था, कोई सोती हुई स्त्री है उसके साथ जो है जबरदस्ती शरीर संबंध बना लेना, ठीक है। आज के जैसे रेप और जो बलात्कार होते हैं ना, उससे ऐसा कुछ बताया गया है, तो ज़रूरी है ऐसे लोगों का बहिष्कार करना। तो ये पिशाच विवाह है जो मतलब एक, तो इसको समाज में मान्यताएं नहीं थी, ठीक है। आप इसे याद देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए ज़रूरी है, बुरा लग रहा हो कोई बात नहीं, पर एग्जाम के लिए तो भाई ज़रूरी है ना। अगला है पंच महायज्ञ। इसमें क्या है ना कि इसमें ब्रह्म अथवा ऋषि यज्ञ है। इसमें पिता के लिए यज्ञ होते थे, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, मतलब समझ रहे हैं। ऋषि यज्ञ यानी ऋषि मुनियों के लिए यज्ञ यानी अपने गुरुओं के लिए यज्ञ। पितृयज्ञ होता था, देवताओं के लिए यज्ञ होता था, भूत से मतलब बचने के लिए यज्ञ होता था, अतिथि यज्ञ मतलब ऐसा दिया गया है, यानी अतिथि के बारे में आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है उपनिषद। उपनिषद मैंने आपको पिछले में बताया था लेक्चर में, इसका जो है इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप जो है बैठकर ली गई शिक्षा है, इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। आत्मा एवं ब्रह्म पर चर्चा है, ठीक है। इसका मुख्य विषय वस्तु क्या है, आत्मा एवं ब्रह्म। उपनिषद कितने हैं, तो 108 है। मानव जीवन में संस्कार, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखेंगे, ये चीज़ जो है साइंटिफिक भी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मानव जीवन में जो है कुल 16 संस्कार की व्याख्या की गई है। 16 संस्कारों का पहली बार उल्लेख जो है गृह सूत्रों में आया है। पहला क्या है, गर्भाधान संस्कार। जब महिला गर्भ धारण करती है ना, तो फिर एक संस्कार शुरू होता है जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा है पुंसवन संस्कार। जब गर्भधारण के 3 महीने बाद जो है इसको किया जाता है, मतलब पुंसवन मतलब समझ रहे हैं, गर्भधारण के 3 महीने बाद, यानी 3 महीने तक जो है महिला को कुछ काम करने नहीं दिया जाता है, ताकि उसका जो है पेट में जो बच्चा है वो मतलब उसको नुकसान ना हो। तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार। जब 3 महीने से बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, उसको भूत प्रेत से बचने के लिए उसको जो एक संस्कार किया जाता है। चौथा है जात कर्म संस्कार। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो फिर ये संस्कार होता है। 5वां है नामकरण संस्कार, जब बच्चे का पहली बार नाम रखा जाता है। 6वां है निष्क्रमण संस्कार, जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। जैसे 9 दिन बच्चे घर में रहते हैं ना, जैसे कि क्योंकि उनको बैक्टीरिया से बचाना होता है, तो फिर जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है तो फिर ये संस्कार होता है, जिसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। इसके बाद जब बच्चा पहली बार भोजन करता है मतलब अन्न खाता है, तो उसे अन्नप्राशन संस्कार भी कहते हैं, जब बालक पहली बार खाना खाता है। अगला है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म मतलब जैसे कि बच्चे का मुंडन होता है ना, तो मुंडन होने पर जो उसको एक संस्कार होता था जिसे चूड़ा कर्म संस्कार होता है, आज भी होता है, ठीक है। अगला है कर्णभेद संस्कार। जब बच्चे के जो है कान को छेद कर जो कवच और जो कुंडल जो बनाया जाता था, इसलिए उसको कर्ण भेद से संस्कार कहते हैं, ठीक है। इसमें कान छेदा जाता है।
10वां है विद्यारंभ संस्कार, पहली बार जब शिक्षा लेने के लिए जब बच्चा जा रहा हो। 11 क्या है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो है केवल ब्राह्मण क्षत्रिय का ही होता था, ठीक है, और किसी का जो है नहीं होता था। 8 वर्ष के अच्छा सोच सकते हैं आप लोग, ब्राह्मण के बच्चे को 8 वर्ष का होगा तभी उसको शिक्षा लेने के लिए भेज दिया जाएगा, लेकिन एक क्षत्रिय का लड़का है वो जब 11 वर्ष का होगा तभी शिक्षा ग्रहण शुरू कर सकता है। यह जीवन का दूसरा चरण भी माना जाता है, ठीक है। बालकों के यहाँ पर क्या कहा है, क्या है यहाँ पर इसको द्विज कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, द्विज कब कहते हैं बच्चे को, तो आप बच्चे को द्विज तब कहेंगे जब बच्चा उपनयन संस्कार में जाएगा। 12वां है वेदारंभ संस्कार, जब बच्चा वेद का अध्ययन करने जाता है, ठीक है। 13 है केशांत संस्कार, जब शिक्षा जो है पूरी हो जाती है तो गुरु को जो दान दिया जाता है तो एक संस्कार होता है। 14 समावर्तन संस्कार है, शिक्षा पूर्ण होने पर जो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा तो ये संस्कार होता है। 15वां विवाह संस्कार है, जब आप शादी ब्याह करने के लायक हो जाएंगे, जब शादी होगी तो ये संस्कार इसको माना जाता है। फिर 16 नंबर है अंत्येष्टि संस्कार, आप इसको भी देख लेंगे। भारतीय प्राचीन दर्शन, ठीक है, भारतीय प्राचीन दर्शन सांख्य के संस्थापक कौन रहे हैं, तो कपिल मुनि रहे हैं, ठीक है। योग के कौन रहे थे, आपको याद होगा पतंजलि रहे हैं। न्याय के गौतम मुनि, वैशेषिक के उल्लू कणाद हैं, उत्तर मीमांसा के बाद नारायण, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। तो ये हमारा जो है आर्य सभ्यता जो है यहाँ से, जिसे हम लोग आर्यन सभ्यता कहते हैं, यहाँ से खत्म हुआ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कौन से क्या शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है महाजनपद शुरू करेंगे, और महाजनपद भी ये यहीं के लोग हैं, उत्तर वैदिक काल के ही लोग हैं, तो इसी में जो इनके मूल मिलता है, तो ये चीज़ भी हम लोग उसमें देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही मतलब आज रहेगा। अच्छा ये क्लास जो है अगर आप एसएससी के कोई लड़के होंगे ना, आपसे भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एग्जाम में कई बार पूछा भी है। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पढ़िए, कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जो है ज़रूर उस कमेंट का जो है इसमें आपको ध्यान में लाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको जो है शेयर करिएगा जितना से जितना हो सके, और ट्राई करिएगा कि जो जितने भी ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, उन सारे के पास तो ये वीडियो पहुंचना ही चाहिए, ताकि वो लोग भी इसका जो है फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। जिसके पास स्मार्टफोन है कम से कम वो फ़ायदा तो उठाएँ, ठीक है। इसमें जो है यूपी पीसीएस की जो है जो 2024 है उस बैच के लिए इसमें कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, इसमें कुछ छूटेगा नहीं, ये हमारा जो है आपसे प्रॉमिस है। खूब मेहनत होगा लेकिन आपसे जो है छूटेगा नहीं, मिलकर हम दोनों लोग साथ जो है इसको सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है, तो आपको समझाएंगे। तो आप आप जो इस क्लास में बने रहिए, और अगला जो है सीरीज़ आपको मिलेगा महाजनपद का, फिर आपको इकोनॉमिक्स की भी क्लास मिली जाएगी, फिर कम्युनिटी में आपको जो क्वेश्चन मिलता है आप उसको ट्रिक मारा करिए, आपके लिए वो सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग महाजनपद के लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।